हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ड्रिलर में। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने हिप्नोसिस यानी वशीकरण का इस्तेमाल करके एक ऐसे परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया जिसकी वजह से लास वेगास के कसिनोज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसे एक परफेक्ट क्राइम इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये शख्स फिर कभी किसी के हाथ नहीं लगा, मगर जिस औरत का इस्तेमाल उसने इस क्राइम को अंजाम देने के लिए किया वो आज भी छुपकर एक गुमनाम जिंदगी गुजार रही है। लास वेगास पुलिस के लिए आज भी एक पहेली है कि इस औरत ने शख्स का साथ दिया क्यों, और जब वो पुलिस को बताती है कि उसे हिप्नोटाइज किया गया था तब कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर 1993 को, जब एक कैश से भरा ट्रक सुबह 8 बजे सर्कस कसिनो की तरफ बढ़ रहा था। इस ट्रक के अंदर $3.1 मिलियन कैश रखा था और ये पूरा ट्रक $100 और $20 के नोटों से भरा हुआ था। ये कैश लास वेगास के अलग अलग कसिनोज का वीकेंड कलेक्शन था जिसे 2 गार्ड्स और एक ड्राइवर इस ट्रक में लेकर जा रहे थे। इन दोनों गार्ड्स के नाम थे स्कॉट और स्टीवर्ट, और जो ड्राइवर ये ट्रक चला रही थी उसका नाम था हेदर टॉलचेफ। हेदर अभी महज 21 साल की एक लड़की थी और वो ल्यूमिस कैश सर्विस एजेंसी के लिए ट्रक चलाती थी। उस सुबह ट्रक में बैठा गार्ड स्कॉट एक अजीब बात नोट करता है, और वो बात ये थी कि हेदर ने उस सुबह अपने ड्यूटी के जूते नहीं बल्कि उसने हील्स वाली सैंडल्स पहन रखी थी, जैसे वो अपना काम खत्म करने के बाद कहीं जाने वाली हो। बहरहाल ये ट्रक सर्कस कसिनो के पिछले गेट के पास रुकता है और वो दोनों गार्ड्स कैश से भरे बैग्स उठाते हैं और कसिनो के अंदर लगे एटीएम की तरफ बढ़ जाते हैं। ये इन गार्ड्स की ड्यूटी थी कि वो कसिनोज में रखे एटीएम्स में कैश भरे और हैदर बाहर ट्रक लेकर उनका इंतजार करती ताकि अलग अलग कसिनोज में जाकर वो एटीएम्स को भर सकें। ये उनका रोज़ का रूटीन था जो वो रोज़ करते थे, मगर उस दिन कुछ अलग होने वाला था। लगभग 8:30 पर दोनों गार्ड्स एटीएम में कैश भरकर कसिनो से बाहर आते हैं, मगर वहाँ का नज़ारा देख उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। वो देखते हैं कि ट्रक वहाँ से गायब था, और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब ट्रक और हैदर वापस नहीं लौटे तब वो इस बात की खबर ल्यूमिस कैश एजेंसी को कर देते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस चोरी की शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे इसकी प्लानिंग की गई और कौन था इस चोरी का मास्टरमाइंड। इस चोरी से लगभग 6 महीने पहले हैदर टॉलचेफ सैन फ्रांसिस्को के एक नाइट क्लब में बैठी थी। क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उसका कोई कमाने वाला था, इसीलिए वो डिप्रेशन में रहने लगी और नशे की आदी हो गई। हैदर ने पिछले 4 साल एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम किया था, और चूंकि वो मरीजों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती थी इसीलिए वो हर पेशेंट से इमोशनली अटैच हो जाती। कोई ना कोई मरीज इलाज के दौरान मर जाता जिससे उसे बहुत तकलीफ पहुंचती, और इस तरह वो ट्रॉमा का शिकार हो गई जिसकी वजह से उसे नशे की लत लग गई। इसी नशे की लत की वजह से हॉस्पिटल ने उसे नौकरी से निकाल दिया, और अब वो 21 साल की एक ऐसी लड़की थी जो बेरोजगार, अकेली और नशे की आदी थी। वो बार में बैठी अभी शराब पी ही रही थी कि तभी एक आदमी उसके पास आता है, और इस आदमी का नाम था रॉबर्टो सोलेस, जिसकी उम्र 48 साल थी। क्योंकि रॉबर्टो की पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग थी और वो कपड़े भी काफ़ी अच्छे पहना था, इसीलिए उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के दौरान रॉबर्टो उसे लगातार हंसा रहा था और उसे काफ़ी स्पेशल भी फील करा रहा था, और इसी वजह से हैदर उसे पसंद करने लगी और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। क्योंकि हैदर डिप्रेशन में थी और बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए रॉबर्टो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, मगर वो रॉबर्टो की उस काली सच्चाई के बारे में नहीं जानती थी जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रॉबर्टो एक क्रिमिनल था जिस पर मर्डर का इल्ज़ाम था, और ये मर्डर उसने 1969 में कैलिफोर्निया में किया था। सन 1969 में रॉबर्टो ने उसी ल्यूमिस कैश एजेंसी के ट्रक को लूटने की कोशिश की जहां से हैदर भागी थी, और इस कैश ट्रक को लूटने के दौरान उसने गार्ड लुइस पर गोली चलाई जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मर्डर के बाद रॉबर्टो को फौरन गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया जहां वो अपनी सज़ा काटने लगा, मगर रॉबर्टो के पास पोएम्स लिखने का टैलेंट था और वो जेल के अंदर पोइट्रीज लिखने लगा। अब वो जेल में बाकी कैदियों को अपनी लिखी पोइट्री सुनाने लगा, जिससे कैदी और गार्ड्स उसे पसंद करने लगे, और 22 साल बाद 1991 में उसे अच्छे बर्ताव की वजह से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के 2 साल बाद यानी 1993 में उसकी हैदर से मुलाकात हुई, और इस वक्त हैदर अपनी ज़िंदगी के सबसे कमज़ोर और नाजुक दौर से गुजर रही थी जहाँ उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे सहारा दे सके। रॉबर्टो बहुत चालाक था और वो हैदर से यूं ही नहीं मिला था, बल्कि उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था जो हैदर की ज़िंदगी बदल कर रखने वाला था। सन 1993 की एक दोपहर रॉबर्टो और हैदर एक फ्लैट में बैठे थे, और ये फ्लैट रॉबर्टो का था। यहाँ रॉबर्टो हैदर को टीवी पर VHS टेप्स दिखाना शुरू करता है जिसमें कलरफुल रिंग्स लगातार घूम रहे थे, और ये टेप्स वो हैदर के सामने घंटों तक चला था।
हैदर घंटों बैठकर इन कलरफुल रिंग्स को देखती रहती, जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी कम हो गई और वो रॉबर्टो की हर बात मानने लगी, मानो जैसे उसे हिप्नोटाइज कर लिया गया हो। एक साइकेट्रिस्ट ने तो बाद में ये भी कहा कि रॉबर्टो ने हैदर का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से वो खुद अपने फैसले नहीं ले पा रही थी और आँख मीच कर रॉबर्टो की हर बात मान रही थी, वो भी बिना कोई सवाल किए। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रॉबर्टो हैदर से कहता है कि अब वो मैक्सिको चलकर रहेंगे, जिसके लिए वो मान गई और फिर वो दोनों मैक्सिको में रहने लगे। 3 महीने मैक्सिको में रहने के बाद रॉबर्टो हैदर से कहता है कि अब अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है और अब उन्हें लास वेगस चलना होगा। लास वेगस पहुंचने के बाद रॉबर्टो कसिनोज के पास एक फ्लैट रेंट पर ले लेता है और हैदर से कहता है कि वो ल्यूमिस कैश एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई करे, और ये वही कैश एजेंसी थी जहां से हैदर ट्रक लेकर गायब होने वाली थी। बहरहाल हैदर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भरती है, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर वो खुद को लास वेगस के आर्ट कलेक्टर जूलियस सॉव का सिक्योरिटी गार्ड बताती है। हालांकि जूलियस एक फर्जी नाम था और ल्यूमिस कैश एजेंसी बिना इसे वेरीफाई किए हैदर को जॉब पर रख लेते हैं। अगस्त 1993 में हैदर ने कैश ट्रक के ड्राइवर के तौर पर अपनी जॉब शुरू कर दी और वो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल और बहुत माहिर थी। धीरे धीरे उसके कोवर्कर्स उसे पसंद करने लगे और वहाँ के मैनेजमेंट को भी उस पर पूरा भरोसा हो गया और महज 1.5 महीने के अंदर ही उसका प्रमोशन भी हो गया, जिसमें वो बड़े अमाउंट्स लेकर कसिनो ATMs जाने लगी। क्योंकि ये पूरा कैश ट्रक उसी की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उसका कोई सुपरवाइजर नहीं था और वो अकेले इतने सारे कैश को हैंडल करती थी। उधर रॉबर्टो इस कैश को लूटने की तैयारी कर रहा था, मगर वो ये बात जानता था कि पैसे चुराना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि यहाँ से भागना मुश्किल है, और इसीलिए उसने एक वेयर हाउस रेंट पर लिया, जिस पर उसने आर्मर्ड कार सर्विसिंग का बोर्ड लगा दिया। अब रॉबर्टो एक मैप निकालता है और उसमें कुछ साइंस बनाकर हैदर से कहता है कि वो इस मैप की हर सड़क, हर टर्न और हर डिटेल को याद कर ले। बहरहाल हैदर ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसने मैप को याद करने के साथ साथ हर टर्न और हर सड़क पर जाकर इसकी रिहर्सल भी कर ली। 1 अक्टूबर 1993 को उनका पूरा प्लान तैयार था और सुबह लगभग 7:30 बजे हैदर उठ जाती है। रॉबर्टो आखिरी बार उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देते हुए समझाता है कि वो ट्रक को सर्कस सर्कल कसिनो से लेकर भागे और सीधे उस वेयरहाउस पर पहुंचे जो उसने रेंट पर लिया था, और वहीं वो उसका इंतज़ार करेगा। अब हैदर तैयार होकर अपना यूनिफॉर्म पहनती है और पैरों में हील्स वाली सैंडल पहनती है, मगर उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि स्कॉट इस बात को नोटिस कर लेगा। सुबह 8 बजे वो ल्यूमिस कैश डिपो पहुंचती है, जहां ट्रक में स्कॉट और दूसरे गार्ड कैश लोड करने लगते हैं और वो ट्रक की ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये पूरा ट्रक $3.1 मिलियन कैश से लोड किया गया और फिर वो सभी सर्कस कसिनो की तरफ निकल जाते हैं। ये उनका पहला स्टॉप था, जहां वो 8:15 पर पहुंच गए और ट्रक बैक गेट पर लगते ही स्कॉट और दूसरा गार्ड कैश से भरे बैग्स को अंदर ले जाना शुरू करते हैं। इस दौरान हैदर अंदर ड्राइवर सीट पर बैठी थी और ट्रक का इंजन अभी भी चल रहा था, मगर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसके पीछे $3.1 मिलियन कैश रखा है। हालांकि हैदर को इसके बाद मेन एंट्रेंस पर जाकर गार्ड्स का इंतजार करना था, मगर इसके बजाय वो ट्रक लेकर वहां से फरार हो गई। अब वो याद किए हुए मैप के हिसाब से इस ट्रक को अलग अलग रास्तों से लेकर जा रही थी और तभी उसे आर्मर्ड कार सर्विस का बोर्ड लगा वेयरहाउस दिखाई देता है। वो फौरन इस ट्रक को लेकर वेयरहाउस के अंदर चली गई, जहां रॉबर्टो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ट्रक रुकते ही वो हैदर से उसकी सर्विस गन ले लेता है और उससे कहता है कि वो फटाफट ट्रक के पीछे का दरवाज़ा खोले। बहरहाल अब वो दोनों मिलकर ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं, जहां उनके सामने कैश से भरे बैग्स रखे थे, और वो फटाफट ये सारे पैसे दूसरे डब्बों में भरना शुरू करते हैं। वहीं पर रॉबर्टो की कार भी खड़ी थी, जिसमें वो ये डब्बे रखता जा रहा था, और इन पैसों को ट्रांसफ़र करने में उन्हें महज 30 मिनट का वक्त लगा। महज आधे घंटे के अंदर वो दोनों $3.1 मिलियन यानी 26 करोड़ रुपए चुरा चुके थे, और वो सीधे एक प्राइवेट रनवे की तरफ निकल जाते हैं, जहां एक प्राइवेट चार्टर प्लेन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। क्योंकि वो दोनों अपनी पहचान बदलकर भाग रहे थे, इसलिए हैदर एक बूढ़ी औरत बनकर व्हील चेयर पर बैठ गई और रॉबर्टो इस व्हील चेयर को लेकर प्लेन में चढ़ गया और उसने डॉक्टर का एप्रन पहन रखा था। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन डेनवर कोलोराडो के लिए टेक ऑफ कर गया और अंदर हैदर खड़ी होती है और अपनी बूढ़ी औरत का मेकअप और विग उतार देती है। प्लेन लैंड होने के बाद जब वो दोनों प्लेन से उतरते हैं, तब पायलट उन दोनों को देखकर हैरत में पड़ गया, क्योंकि प्लेन में तो एक बूढ़ी औरत और एक डॉक्टर चढ़े थे, मगर उतरते वक्त ये दोनों कुछ और ही दिखाई दे रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर एक लिमोजिन कार उनका इंतजार कर रही थी, और जब तक FBI को इस पायलट के बारे में पता चला, तब तक वो दोनों बहुत दूर निकल चुके थे। अब वो दोनों पुलिस और FBI को चकमा देने के लिए डेनवर से होते हुए अमेरिका के अलग अलग शहरों में जा रहे थे, ताकि कोई उन तक ना पहुंच सके।
आखिरकार वो दोनों मायामी पहुंच गए और वहां कई महीनों तक रहे, मगर एफबीआई उनकी लोकेशन का पता लगा लेती है। लेकिन जब वो उन्हें पकड़ने वहां पहुंचे तब तक वो दोनों वहां से भाग चुके थे। उन दोनों को आखिरी बार दिसंबर 1993 में मायामी में देखा गया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। उधर लास वेगास में चोरी के बाद स्कॉट सर्कस कसिनो के बाहर खड़ा हैदर का इंतजार कर रहा था और 8:30 बजे जब वो पार्किंग लॉट में जाकर चेक करता है तब वहां कोई ट्रक नहीं था। वो फौरन इस बात की खबर अपने सुपरवाइजर को देता है और सुपरवाइजर पुलिस को कॉल कर देता है। सुबह 10 बजे तक लास वेगास के हर पुलिस स्टेशन में यह खबर फैल चुकी थी कि $3.1 मिलियन कैश से भरा ट्रक गायब हो चुका है और हर जगह हैदर के वांटेड पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। अपनी छानबीन की शुरुआत करते हुए एफबीआई सबसे पहले हैदर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दी है, जिसमें उन्हें यह पता चला कि हैदर 21 साल की एक लड़की है जो पहले न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में काम करती थी। हैदर के नाम पर अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था और जब उसकी फैमिली से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि 1990 में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी और वहाँ से वो सैन फ्रांसिस्को चली गई। इसी छानबीन में एफबीआई को रॉबर्टो के बारे में भी पता चला, जो मर्डर के इल्ज़ाम में सज़ा काट चुका था और जेल से छूटने के बाद उसने फिर से एक बार लूमिस कैश एजेंसी को लूटा, मगर इस बार वो कामयाब हो गया। बहरहाल एफबीआई इन दोनों के खिलाफ फेडरल वारंट्स जारी कर देती है, जिसमें उन पर पैसे चोरी करने, हथियार रखने और शहर से भागने के चार्जेस लगाए गए। जगह जगह हैदर के वांटेड पोस्टर्स लगाए जाने लगे और टीवी पर उसे अमेरिकाज मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया और अब वो उन चुनिंदा औरतों में से थी जिनका नाम एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। जहां एफबीआई और पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, वहीं उन्हें हैदर की जान का भी खतरा था, क्योंकि वो अभी महज 21 साल की थी और एक मर्डरर के साथ भाग रही थी। सन 1994 में हैदर और रॉबर्टो मायामी से सेंट मार्टिन नाम के एक कैरिबियन आइलैंड पहुंचते हैं, जहां वो कुछ हफ्तों तक रहे और फिर वहां से एम्स्टर्डम चले गए। इसी दौरान हैदर ने अपने लिए नकली ब्रिटिश पासपोर्ट बनवा लिया, जिस पर नाम लिखा था डॉना मैरी ईटन। नकली पासपोर्ट होने के बावजूद भी यह काम कर गया और इसी के साथ हैदर ने अपने कई नकली आईडीज और बनाई, जिन पर माइला कैलेंड्रा और हैदर फ्रांसिस जैसे नाम थे। इन नकली आईडीज से उसने ड्राइवर लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड्स भी बनाए और ये सभी अलग अलग नाम से थे। एम्स्टर्डम को अब उसने अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया था और यहाँ वो अलग अलग काम करने लगी, जिससे किसी को उस पर कोई शक न हो। इस चोरी के 8 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने डिलन रखा और अब उसे लगने लगा कि वो रॉबर्टो और अपने बेटे के साथ अपना घर बसा सकती है, मगर रॉबर्टो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अभी भी हैदर को लगातार मैनिपुलेट कर रहा था कि वो इस बच्चे को छोड़ दे और आखिर 1995 में वो अपने बेटे डिलन को लेती है और रॉबर्टो को छोड़कर भाग जाती है। अब वो एम्स्टर्डम में ही अलग अलग एड्रेस बदल कर रहने लगी, मगर रॉबर्टो ने ना उसे कभी ढूंढने की कोशिश की और ना ही कभी उससे कोई कांटेक्ट किया, क्योंकि सारे पैसे रॉबर्टो के पास ही थे। इतनी बड़ी चोरी और इतना बड़ा रिस्क उठाने के बाद भी हैदर के हाथ कुछ नहीं आया और अब वो अलग अलग घरों में मेड के तौर पर काम करके अपना गुजर बसर कर रही थी। हैदर के जाने के बाद रॉबर्टो भी एम्स्टर्डम से गायब हो गया और 1995 के बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। हैदर को अब एम्स्टर्डम में रहते 12 साल बीत चुके थे और अब उसका बेटा डिलन भी बड़ा हो चुका था। वो स्कूल जाने के साथ साथ गिटार सीख रहा था और स्पोर्ट्स भी खेलता था, मगर हैदर के साथ ये परेशानी थी कि वो ना तो डिलन को सब कुछ बता सकती थी और ना ही अमेरिका में अपनी फैमिली को कांटेक्ट कर सकती थी। डिलन को तो अपनी माँ का असली नाम भी नहीं पता था और वो अमेरिका मोस्ट वांटेड शोज़ और एफबीआई के मोस्ट वांटेड पोस्टर्स पर अपना चेहरा देखकर बहुत रोती। कई साल बाद भी न्यूज़पेपर्स में कभी कभी उसके बारे में छपता, जिसमें उसे खतरनाक मुजरिम बताया जाता और इस तरह 12 साल निकल गए। डिलन भी अब 11 साल का हो चुका था और उसे देख हैदर यही सोचती कि वो ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता है, जिसमें उसे छुप कर रहना पड़े और झूठ का सहारा लेना पड़े, और तब वो एक फ़ैसला लेती है। 12 सितंबर 2005 की सुबह एक औरत लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर चलते हुए इमिग्रेशन डेस्क पर पहुंचती है। यहाँ पहुंचते ही वो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट निकालती है, जिस पर डॉना मैरी ईटन लिखा था, और फिर यहाँ से वो लास वेगस के लिए प्लेन में बैठ जाती है। 3 दिन बाद यानी 15 सितंबर 2005 को वो लास वेगस के यूनाइटेड मार्शल ऑफिस पहुँचती है और उसके साथ एक लॉयर भी था। ये औरत और कोई नहीं बल्कि हैदर टॉलचीफ थी और वो पुलिस से कहती है कि वो खुद को सरेंडर करना चाहती है। ये देखते पुलिस हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उन्हें अब हैदर के मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हें यही लग रहा था कि अब वो मर चुकी है। अब हैदर उन्हें एक एक बात बताना शुरू करती है, जिसमें वो उन्हें इस चोरी की प्लानिंग, वेयर हाउस में पैसों की अदला बदली, कैसे वो यहाँ से भागे और कैसे एम्स्टर्डम में नकली आईडी का सहारा लेकर छुपे रहे। उसका बेटा डिलन अभी भी एम्स्टर्डम में ही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस पर कोई भी मुसीबत आए और उसने उससे वादा किया था कि वो उससे आकर ज़रूर मिलेगी।
उसी दोपहर हैदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि वो क्यों वापस आना चाहती है और उसका कहना था कि वो भागते भागते थक गई है। उसके मुताबिक किसी दूसरे नाम से जीना जेल में रहने के बराबर है और अब वो आज़ाद होना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये भी कहा कि वो अपनी कहानी को किसी बुक पब्लिशर या मूवी मेकर को बेचना चाहती है ताकि इससे जो भी पैसे आएँ वो उन्हें लूमिस कैश एजेंसी को वापस कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब FBI उससे पूछताछ शुरू कर देती है, जिसमें उनका सबसे पहला सवाल था कि रॉबर्टो सोलिस कहाँ हैं। इसके जवाब में हैदर बताती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि वो दोनों 1995 में ही अलग हो गए थे और तब से उन दोनों के बीच ना तो कोई बातचीत हुई है और वो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा है या मर गया। अब FBI उससे चोरी हुए पैसों के बारे में सवाल करती है कि $3.1 बिलियन कहाँ हैं, जिसके जवाब में हैदर का कहना था कि सारे पैसे रॉबर्टो ले गया और उसके पास कुछ भी नहीं है। 30 मार्च 2006 को लास वेगस के फेडरल कोर्ट में हैदर का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें हैदर पर पैसे लूटने, नकली पासपोर्ट रखने और देश से भागने के चार्जेस लगे और इसकी कुल सज़ा थी 40 साल। हैदर के वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि उसे हिप्नोटाइज करके उसका ब्रेन वॉश किया गया है, जबकि डिफेंस के वकील का कहना था कि उसने ये सब कुछ लालच में किया है। लूमिस कैश एजेंसी की एक ही मांग थी कि हैदर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मगर जज ने अपना फैसला सुनाते हुए हैदर को महज 5 साल 1 महीने की सज़ा सुनाई और $2.9 मिलियन का जुर्माना लगाया। हैदर ने बिना कोई सवाल की अपनी सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो ये जानती थी कि सज़ा काटने के बाद उसे छुपना नहीं पड़ेगा और वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी। ये थी कहानी एक ऐसी औरत की जिसने लास वेगस की सबसे बड़ी कैश चोरी को अंजाम दिया, वो भी बिना बंदूक और खून खराबे के। मगर उससे एक गलती हो गई और वो ये थी कि उसने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। 12 साल छुपने और 5 साल की सज़ा काटने के बाद आज वो आज़ाद थी, मगर अब उसकी पूरी ज़िंदगी वो पैसे चुकाने में बीतने वाली थी जो कोई और लेकर भाग गया था। रॉबर्टो हमेशा के लिए गायब हो गया, जिसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला और सिक्योरिटी गार्ड स्कॉट आज भी वो दिन नहीं भूला है जिस दिन ये सब कुछ हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।